जय हिंद। अपना गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग साउंड के बारे में बात करेंगे, ध्वनि के बारे में कि ध्वनि है क्या, ध्वनि को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा बना रहता है। वो चीज़ भी बताते चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम में कौन कौन सा आने की संभावना रहती है। चलते हैं। ध्वनि ध्वनि का इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। साउंड क्या है? हमारे जीवन में साउंड का सबसे बड़ी भूमिका होती है। हम लोग दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कई प्रकार का ध्वनि को सुनने को मिलता है। सुबह से उठते हैं तो आपका आसपास में जितना चिड़िया चहचहा रही होती है और कई प्रकार का ध्वनि होती है, तो हम लोग ध्वनि सुनते रहते हैं। ध्वनि को सुनने के लिए हमारे जीवन में कितना भूमिका निभाता है उसके बारे में भी जानेंगे। बोलता है कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। आप प्रकाश आपसे प्रश्न पूछता है, बताइए ध्वनि कौन सा तरंग है, तो बोलिएगा अनुदैर्घ्य। इसमें याद रखने के लिए देखिए धा इसमें भी इसमें धा, तो धा करके याद कर सकते हैं कि कौन सा तरंग, तो बोलिएगा अनुदैर्घ्य तरंग। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग जो प्रकाश को प्रभावित करता है। समझा? बात समझे? अनुप्रस्थ किसको? प्रकाश का। याद रखना चाहिए कि आपको ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम है। आपको ध्यान होगा कि जब वर्षा होती है तो हम लोग ध्यान देते हैं कि बादल जब चमकता है तो प्रकाश देखिए कि पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कि आपका ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम है। जितना गति से ध्वनि चलता है उतना गति से ध्वनि, अरे प्रकाश चलता है उतना ध्वनि गति से नहीं चलता है। तो याद रखिए कि प्रकाश से कम है ध्वनि की चाल। बस समझे? तो ये बोलता है ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन से होता है। किसी वस्तु से वस्तु टकराएगा तभी कंपन होगा, तभी से उसे आप ध्वनि कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो ध्वनि है, तो एक कंपन हो रहा है तभी ध्वनि निकल रही है। बात समझे? तो बोलता है किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से होती है। बात समझे? तो यहाँ प्रश्न इससे आने की संभावना होती है। बोलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की मतलब क्या? जब तक माध्यम, देखिए हवा है एक माध्यम, जब तक इस वायुमंडल में हवा है तब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह संचरण होता है। समझते हैं? तो आपको ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है। तो हवा भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, आप कोई तरीके की वस्तु हो सकता है। बात समझे? तो वहां पर ध्वनि को संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकता ध्वनि। निर्वात के मतलब जहां हवा ना हो, जहां हवा ना हो वहां पर ध्वनि संचरण नहीं कर हो सकता है। जैसे आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो एक जगह आदि कोई दो व्यक्ति है आपस में बात नहीं कर सकता है। अब बात करेगा तो एक दूसरे को नहीं सुनेगा क्योंकि वहां पे हवा नहीं है, तो वहां पे नहीं सुन सकता है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होती है। आप जानते हैं कि ध्वनि की प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है? बोला जाता है कि तापमान, वायु का तापमान जितना बढ़ेगा ध्वनि का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बात समझे? जैसे जैसे हम लोग का वायुमंडल का जितना भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा हवा का, उसका ध्वनि की भी गति क्या होगा? बढ़ने का काम करेगा। बात समझे? देखिए याद रखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा में क्या होगा? हल्का होगा। क्या होगा? हल्का होगा। तो
तो हल्का होगा तो गति उसका क्या होगा, तेज न होगा। तेज होगा तो ध्वनि को भी तेज लेकर भागेगा। तो ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जब वायु का, हवा का बढ़ता है तो ध्वनि को भी बढ़ता है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब कि हवा में नमी हो, हवा में नमी होता है उसे आर्द्रता बोलते हैं। तो बोलता है कि हवा में आर्द्र हो, मतलब उसमें पानी हो हवा में थोड़ा सा, तो आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल अधिक होती है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं पानी जब पड़ता है तो देखते हैं कि पानी पड़ने के बाद देखिए हवा थोड़ा सा उसमें नमी होता है, आर्द्र होता है, तो भारी होता है हवा, तो उसमें गति क्या करेगा, अधिक रहेगा, ध्वनि का क्या रहेगा, अधिक रहेगा, याद रखिए। और शुष्क में कम होगा। बोलता है कि हवा की गति, हवा की गति, हवा ध्वनि की दिशा में चल रही है तो ध्वनि की तरंग तेजी से आगे बढ़ते हैं और ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अब देखिए हवा की गति पर निर्भर करता है। पहला पे आप पढ़े तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जैसे हवा को बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा। फिर बोले आर्द्रता, जैसे आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा, बात समझे। फिर बोले हवा की गति, जिस दिशा से आप हवा आ रहा है ना उसी दिशा में आप भी बोल रहे हैं तो उसी गति से, तेज गति से बढ़ेगा, उसका गति क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम इस आपका ही डायरेक्शन में है और इसी दिशा से क्या हवा चल रहा है, तो बोलेंगे तो आपका ये ध्वनि का क्या हो जाएगा, गति तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जिस दिशा से हवा आ रहा है ना उसी दिशा से आप बोल रहे हैं तो ध्वनि क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़िए कि दाब, दाब मतलब जिसे प्रेशर बोलते हैं। तो बोलता है गैस का तापमान अचल हो, अचल मतलब क्या, परिवर्तन ना होता हो, बात समझे। बोलता है कि गैस का तापमान अचल हो तब दाब में परिवर्तन होने पर भी ध्वनि का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, बात समझे। जैसे मान लेते हैं कि हवा है, हवा का टेम्परेचर जो अचल है मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, बात समझे। जब टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दाब भी नहीं परिवर्तन होगा, बात समझे। तो बताइए कि ध्वनि पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए ये सब आपका फैक्टर क्या कर ध्वनि को प्रभावित करता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए जब आर्द्रता हवा का बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो बोलिएगा बढ़ेगा। जैसे बोलेगा टेम्परेचर हवा को बढ़ेगा, टेम्परेचर हम यदि वायु को बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल क्या होगा, बढ़ेगा कमेगा, तो बोलिएगा बढ़ेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो। और आते हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर है कि आप याद रखिए जहाँ पे घनत्व रहेगा अधिक, जहाँ पे दाब अधिक रहेगा तो समझे क्या ध्वनि का वेग बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लेते आप यहाँ से बोल रहे हैं तो कहीं कहीं घनत्व ज्यादा हो जाता है, तो देखिए घनत्व हो गया ये, समझे। और यहाँ पे आपका क्या घनत्व कम है, समझे। तो बताइए कि जहाँ पे घनत्व ज्यादा रहेगा वहां पे क्या ध्वनि ज्यादा बढ़ेगा, जहां पे कम रहेगा ध्वनि कम बढ़ेगा, बात समझे। तो इस पे फैक्टर को प्रभावित करता है। इसमें बोलता है कि दाब, दाब देखिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर। तो बताइए जहाँ पे दाब ज्यादा रहेगा ध्वनि को क्या करेगा, ज्यादा बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो वहां पर ध्वनि की क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए घनत्व हम जब पढ़े थे पिछले क्लास में, जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है थोड़ा सा भारी भी ज्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं लोहा, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं लोहा, लोहा, लोहा का घनत्व ज्यादा है कि नहीं। एक पानी ले लेते हैं, ठीक है, एक क्या लेते हैं, वायु ले लेते हैं, हवा। तो देखिए इसमें चाल कितना हुआ, इसमें लोहा में 5100 क्या मीटर प्रति सेकेंड से गति से भागता है क्या, ध्वनि, बात समझे। कठोर है ना तो इसका गति ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ज्यादा हुआ ना जी। अब इसमें देखिए पानी है तो पानी में देखिए 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बताइए अब इससे कठोर देखिए इससे कम है कि नहीं, तो बताइए इसका गति कम गया कि नहीं कम गया। अब देखिए जैसे आप हवा मानिए 332 मीटर प्रति सेकेंड, बताइए इसमें घनत्व कम है तो इसमें भी क्या गति कमा कि नहीं कमा ध्वनि का। तो जैसे जैसे घनत्व का क्या होगा, कमेगा, उसका भी ध्वनि भी क्या होगा, कमेगा। और जहां पर घनत्व ज्यादा रहेगा तो ध्वनि भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा।
इससे आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ पर आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है ज़्यादा इसमें घनत्व ज़्यादा है, तो ध्वनि बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ निम्न तारत्व। तारत्व मतलब होता है ना कि किसी आवाज को पतला होना, क्या होना, पतला होना। तो पतला कब होता है, जब आपका आवृत्ति क्या हो, अधिक हो, आवृत्ति अधिक हो। तो हमेशा याद रखना तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा रहेगा तो उसका आवाज क्या होगा, ज्यादा पतला होगा। आवृत्ति कम होगा तो आवाज क्या होगा, मोटा होगा। लड़की लोग का आवाज क्या होता है, पतला होता है, क्योंकि उसका उच्च तारत्व होता है, उच्च तारत्व होता है। क्योंकि उच्च का तारत्व तो समझे उच्च आवृत्ति भी है, उच्च क्या है, आवृत्ति है। तो प्रश्न ऐसे पूछता है, बताइए तारत्व बताइए किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। बताइए जो आवृत्ति कम है तो तारत्व क्या होगा, तारत्व भी कम होगा। बोलेगा बताइए आवृत्ति उच्च है तो तारत्व क्या होगा, उच्च होगा। बताइए कि आवाज जब नहीं निकलता है तो क्या होता है, तो बोलिएगा तारत्व अधिक है, मतलब आवृत्ति अधिक है। बात समझे। अब तो पता हो गया कि लड़की लोग का आवाज क्यों पतला होता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च तारत्व होता है, मतलब आवृत्ति उच्च है। लड़कन लोग को आवाज मोटा क्यों होता है, क्योंकि उसका आवृत्ति कम है, मतलब तारत्व क्या है, कम है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए गमन कर रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हमारा, और यहाँ पर देखिए क्या आवृत्ति उच्च है, तो कितना आपको करीब करीब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे विद्युत ध्वनि। विद्युत मतलब बहुत कम साउंड में, समझे। तो कम साउंड में कब आता है, जब आपका कम आयाम रहेगा। कम आयाम रहेगा तो बोलिएगा विद्युत ध्वनि होगा, मतलब कम ध्वनि होगा। धीमा बोलिएगा, धीमा बोलिएगा समझो क्या हो गया, कम आयाम आ रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए छोटा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, कम आयाम है, समझे। तो बोलिएगा जब कम बोल रहा है तो समझे कम क्या है, कम आयाम है। बात समझे। बोले आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि विद्युत ध्वनि है, बताइए किसका कमी है, तो बोलेगा कम आयाम का। बात समझे। अब बताइए जिसका प्रबल ध्वनि मतलब तेज ध्वनि है, तो उसका समझे क्या तेज, तो आयाम तेज है। क्या तेज है, आयाम है। देख रहे हैं इसका यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं। जितना जोर लगाकर बोलिए उतना ऊंचा होगा, बात समझे। तो उतना आयाम क्या बढ़ेगा आपका। तो याद रखिए, बोलेगा आयाम किस पर निर्भर करता है, तो प्रबलता पर। जिसका आयाम अधिक रहेगा प्रबलता ध्वनि रहेगा, जिसका आयाम कम रहेगा मृदु ध्वनि होगा, जिसका उच्च तारत्व रहेगा तो आवृत्ति, जिसका निम्न तारत्व रहेगा आवृत्ति भी निम्न रहेगा। तो आपसे प्रश्न इसे लटकाता है कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आप बताइए कि प्रबल ध्वनि किस पर निर्भर, तो आयाम पर। अब आते हैं कुछ श्रव्यता का क्या है, सीमा, सुनने की सीमा, समझे। कौन मनुष्य कहाँ तक की सुन सकता है, उसका एक लिमिट दिया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला एक क्या है, सर्व ध्वनि तरंग। सर्व ध्वनि तरंग किसको बोलते हैं, जो ध्वनि 20 हेक्टेयर से 20,000 हेक्टेयर के बीच होता है। 20 से क्या तक, 20,000 हेक्टेयर तक तो आदमी मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। यदि इससे कम रहेगा, इससे अधिक रहेगा तो मनुष्य नहीं सुनेगा। बात समझे। देखिएगा कि जितना 5 साल के नीचे एक बच्चा रहता है ना, बहुत जल्दी सुनता है, पता होना चाहिए, क्योंकि उसके सुनने की पावर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, समझे। तो याद रखिए मनुष्य कहाँ तक सुनता है, तो 20 से 20,000 के, 20 से 20,000 किसके बीच में आता है, तो सर्व ध्वनि तरंग के बीच आता है। अब कुत्ता जो है हम लोग से ज्यादा सुनता है कि नहीं सुनता है। देखिए कुत्ता लोग सुन सुन के पता लगा लेता है कौन आदमी कहाँ गया है, तो सुनने की पावर उसको ज्यादा है। तो उसका जो है 25,000 हेक्टेयर तक सुनने की सीमा है, हम लोग को 20,000 है, और 25,000 तक हेक्टेयर तक सुन सकता है, तो इस तो हम लोग को ज्यादा सुनता है वो। अब आते हैं हम लोग, अब
अब सर्वे ध्वनि तरंग, अब सर्वे ध्वनि तरंग। तो इसमें बोलता है 20 हेक्टेयर से नीचे ध्वनि तरंग, 20 हेक्टेयर से नीचे, 20 हेक्टेयर से नीचे इसको बोलते हैं अब श्रव्य ध्वनि। जो कौन कौन सुन सकता है? हाथी सुन सकता है, हेल सुन सकता है, और गेंडा है ना, गेंडा, गेंडा 5 हेक्टेयर तक ही सुन सकता है, 20,000 से 20 हेक्टेयर से कम। तो सबसे बताइए कम कौन? गेंडे सुन रहा है जी। बोलेगा गेंडा बताइए कहाँ तक सुन सकता है? तो 5 हेक्टेयर तक। बोलेगा हाथी कहाँ तक सुन सकता है? तो 20 हेक्टेयर तक। हेल कहाँ तक सुन सकता है? तो बताइए 20 हेक्टेयर तक। तो 20 हेक्टेयर से जो नीचे सुनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अब श्रव्य। बात समझे? अब आते हैं प्रासर्व तरंग। क्या आते हैं? प्रासर्व तरंग। बोलता है 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली तरंग होता है, 20,000 से अधिक। पहला बोलिएगा सर्वध्वनि कहाँ तक सुन सकते? 20 से 20,000, 20 से 20,000 जो मनुष्य सुनता है। फिर बोलेगा अब श्रम कहाँ तक सुन सकता है? तो 20 से नीचे तक, 20 हेक्टेयर से नीचे। बताइए प्रसर्व तरंग 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक। तो कौन कौन सुन सकता? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है उसका आंख नहीं होता है, जान लीजिए। इससे एक तरंग निकलता है ना, उसी से अपना भोजन को तलाश कर लेता है। जिससे तरंग निकलता है ना, जो आपका एक समझिए कि ध्वनि निकलता है, उस जहाँ पे कोई वस्तु रहता है उससे टकराता है, और टकराता है तुरंत मैसेज भेजता है डॉल्फिन तक कि कोई आदमी वहाँ पर कोई वस्तु है। तो याद रखिए डॉल्फिन का आँख नहीं होता, तब भी अपने क्या भोजन को तलाश कर लेता है। तो किसके कारण? यही तरंग के कारण, प्रासर्व तरंग के कारण। 20,000 से अधिक, कितना? 20,000 से अधिक आवृत्ति। तो कौन सुन सकता है? डॉल्फिन, चमगादड़। चमगादड़ देखिए, देखते हैं चमगादड़ का रात में निकलता है, पता है, और सूझता नहीं है, तब पर भी कोई वस्तु अपने भोजन को तलाश कर लेता है। क्यों कर लेता है? जब चमगादड़ निकलता है ना, तो उससे एक तरंग निकलता है जहाँ पे उसका भोजन रहता है, वो तरंगों बता देता है कि यहाँ पर कुछ है। बात समझे? तुरंत मैसेज भेज देता है उस पर, और उसको पकड़ लेता है। बात समझे? तो इसको भोजन बताइए तलाश में मदद करता है। बात समझे? तो 20,000 से अधिक है। एक यहाँ प्राणी होता है जिसका नाम है पोरपोइज, पोरपोइज, जो इस ध्वनि को सुन सकता है। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सुन सकते एगो है प्राध्वनि। प्राध्वनि इंग्लिश बोलते इको, समझे? ये उच्च आवृत्ति का तरंग है। प्राध्वनि जो होता है उच्च आवृत्ति का तरंग है। इसमें क्या होता है ना, इसमें इतना पावर होता है कि मत कहिए। इसी जो प्राध्वनि है हर चीज को संभव बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक धातु है, ठीक है ना, तो इसी पर निर्भर करता है, प्राध्वनि इस पर निर्भर करता है। बात समझे? एक दूसरे से। तो ये बोलता है कि यहां से आप प्राध्वनि को प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब बीच में धातु क्या टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है ना, तो बात यहां से ध्वनि बढ़ करेगा आगे, प्राध्वनि आगे नहीं बढ़ेगा। तुरंत मैसेज देता है कि नहीं यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ से अंदर नहीं जाता, तो पकड़ लेता है कि यहाँ पर दोष है। समझे? तो किसी धातु के अंदर टूटी हुई कोई भी पदार्थ होता है तो उसको चेक करने में ये आपको मदद करता है प्राध्वनि। ऐसा जगह पर टूटा हुआ है वहां पर कोई देख नहीं सकता है, तो इसी के काम ना आएगा जी, यहाँ पर बता देगा कि टूटा हुआ है कि नहीं। और इसमें बताता है कि चमगादड़, अभी बताएं, चमगादड़ भी इसका ध्वनि का प्रयोग करता है। फिर सोनार, सोनार का मतलब नहीं समझे? सोनार एक यंत्र होता है जो समुद्र में प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र में कोई वस्तु डूबा हुआ है, समझे, और उसको हमको समुद्र में कोई अंदर जाएगा तभी पता लगाएगा नहीं, तो इसको इस प्रयोग कर ध्वनि है प्राध्वनि, इसका प्रयोग करके पता लगा देता है कि यहाँ पर कोई वस्तु है या कोई जहाज डूबा हुआ है। समझे? इसको पता लगाने में मदद करता है प्राध्वनि। फिर यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर देखिए, डॉक्टर जो प्राध्वनि का प्रयोग करता है, किसी का कैंसर हो गया, किसी का छोटी आंत में पथरी हो जाता है, इसको प्रयोग करता है।
हृदय में कोई बीमारी होता है जिसको प्रयोग करता है, और किसी यदि महिला को बच्चा का चेक कराना है कि कौन सा है, लड़का है लड़की, इसको प्रयोग करता है प्रध्वनि का। तो बीपीएससी पूछा तो पता ही है कि महिलाओं को भ्रूण का जांच कराने के लिए कौन सा ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो प्रध्वनि का प्रयोग करते हैं। समझे? प्रध्वनि का। अब बताइए प्रध्वनि का बताइए सुनने का कितना दूरी होना चाहिए, जो बोल रहा है और सुन रहा है कम से कम 17.2 मीटर होना चाहिए। और समझे? कोई आवाज़ सुनने के लिए कितना धीमा बोलिएगा तो कम से कम 17.2 मीटर की दूरी रहेगा तभी सुन सकता है, नहीं तो नहीं सुन सकता है। बात समझे? और यहाँ पर है कि यदि आप कोई ध्वनि बोल रहे हैं तो आपको कानों तक कितना देरी तक रह सकता है, मस्तिष्क में कितना देरी तक रह सकता है, तो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक आपका ध्वनि रह सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और न भी आया है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।